वेलकम बैक टू हेल गार्डन और यह है बीडीटीएच नोबल का एपिसोड नंबर 117। पिछले एपिसोड में जियान ल्यूचिंग से मिल गया था और जब ल्यूचिंग की टोली देखती है कि जियान एयर पे चल रहा है तो वो समझ गई थी कि दोजोंग में एंटर कर चुका है। इस फैक्ट को रियलाइज करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं। टियानहुआंग सिटी के वर्म होल के मैनेजिंग राइट्स को लेके ल्यूक्लैन और चैंगलैन एक दूसरे में फाइट कर रहे होते हैं। तभी बर्निंग फ्लेम वैली का एक एल्डर चीहुओ वहाँ पे आता है। अकॉर्डिंग टू हिम बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके मुताबिक जो पार्टी हाई लेवल के एल्केमिस्ट को हायर करेगी और वो एल्केमिस्ट बर्निंग फ्लेम वैली में जाएगा उसे ही वर्म होल के मैनेजिंग राइट्स दिए जाएंगे। चैंग क्लैन को न जाने कहां से एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट मिल जाता है जिसका नाम था जैंग शू। वहीं पे ल्यू क्लैन के पास मैक्सिमम 5 टियर का एल्केमिस्ट था। उसी होपलेस सिचुएशन में जियान एंट्री करता है। जियान की दोजोंग लेवल की स्ट्रेंथ सभी के सामने ऑलरेडी प्रूव हो चुकी थी। इस बात ने उस एल्डर चीहुओ को भी स्टंट कर दिया था। लेकिन जब जियान कहता है कि वो एक एल्केमिस्ट भी है तो कोई इस पे बिलीव नहीं करता। वहीं पे वो जैंग शू लगातार जियान की बेइज्जती करने की कोशिश करता है। अब खैर जियान को उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो बस पूछता है कि कंपटीशन कैसे शुरू किया जाए। अपने आप को बड़ा तेज मार खान समझ के जैंग शू कहता है कि तुम मेरे ऊपर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हमला करो। अगर तुम मुझे पीछे कर पाते हो तो तुम जीत जाओगे। और ये कहने के बाद वो आसमान की तरफ देखते हुए खड़ा हो गया था। ये देख के जियान भी अपना सिर हिलाता है। लगता है इस बंदे को अपनी मौत का बिल्कुल भय नहीं है। जैसे ही जियान की फ्राइटनिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है सभी लोगों के मुंह एकदम डब्बे की तरह खुले रह गए थे। इवन उस एल्डर चीहुओ के मुंह पे भी एक डिसबिलीविंग वाला एक्सप्रेशन था। बीच में वो जैंग शू बौखला जाता है। वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि जियान इतना पावरफुल है। लेकिन जब जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ अपने आप को हथौड़े में ट्रांसफॉर्म करके उसके ऊपर हमला कर देती है तो उसकी वहीं पे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। नेचुरली इस मैच का विनर था जियान। एल्डर चीहुओ अनाउंस करके बोलते हैं कि लिटिल फ्रेंड जियान आप विनर हो। तो इस वर्म होल के राइट्स जाते हैं ल्यू क्लैन के पास। एपिसोड होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग जिसमें आपको डेफिनेटली मजा आएगा। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर, जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे इस एक्शन से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है। चलो हम करते हैं एपिसोड को शुरू। जब एल्डर कायहुओ के वर्ड्स चैनियाओ के कानों में जाते हैं तो उसका फेस एक्सप्रेशन अगली हो गया था। लेकिन दूसरी पार्टी के स्टेटस को देखते हुए चैनियाओ भले चाहे कितना भी डिससैटिस्फाइड फील कर रहा हो उसके पास शांत रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। उसकी विशेष आके जाती हैं ल्यूचिंग के ऊपर। क्लियरली ये बहुत फ्यूरियस हो गया था। ऑल्दो चैनियाओ जानता था कि ये पूरी प्रॉब्लम जियान की वजह से क्रिएट हुई है लेकिन वो एक टियर 7 के एल्केमिस्ट से दुश्मनी नहीं करना चाहता था। सेंट्रल प्लेन्स का खुद एक हिस्सा होने की वजह से वो अच्छे से जानता था कि एक टियर 7 के एल्केमिस्ट की क्या एबिलिटीज होती हैं। अगर चैनियाओ के एक्सप्रेशन को ल्यूचिंग से कंपेयर किया जाए तो ल्यूचिंग के चेहरे से जॉय छिप नहीं रहा था। वो एल्डर कायहुओ की तरफ अपने दोनों हाथ कब करके बोलता है, एल्डर कायहुओ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख के एल्डर कायहुओ भी स्माइल के साथ अपने हाथ को वेव कर देते हैं। जिसके बाद उनकी नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। वो आगे बढ़ के अपने दोनों हाथ कब करके एक पोलाइट एटीट्यूड में बोलते हैं, क्या मैं यंग फ्रेंड के नाम को जान सकता हूँ। जियान भी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ कब करता है। वो एल्डर कायहुओ से कहता है कि मेरा नाम है यानशाओ। एल्डर कायहुओ हंस के बोलते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ तुम्हारी इतनी कम एज है फिर भी तुम्हारी अचीवमेंट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। ये बहुत ही अनबिलीवेबल बात है। क्या मैं यंग फ्रेंड के टीचर के बारे में जान सकता हूँ। एल्डर चीहुओ भी ये जानते थे कि रिगार्डलेस जियान का टैलेंट चाहे कितना भी खतरनाक हो लेकिन बिना किसी गाइडेंस के यहाँ तक पहुँचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियान हंस के इस क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए बोलता है, मेरे टीचर जनरली माउंटेन्स में रहना पसंद करते हैं इस वजह से उनकी कुछ खास रेपुटेशन नहीं है। जब एल्डर कायहुओ देखते हैं कि जियान इस टॉपिक के बारे में कुछ खास डिस्कस नहीं करना चाहता तो वो भी अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। भले वो बर्निंग फ्लेम वैली के एक एल्डर हो लेकिन वो बस एक दोजोंग ही थे। वो भी एक टियर 7 के एल्केमिस्ट को ऑफेंड नहीं कर सकते। एल्डर कायहुओ की नजरें जाती हैं सीधा ल्यूचिंग के ऊपर। वो एक फ्रेंडली स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ ल्यूचिंग, टियानहुआंग सिटी के वर्म होल की राइट्स को तुम्हारा ल्यू क्लैन ही मैनेज करेगा। इसकी ड्यूरेशन 3 साल है। बस तुम्हें हर साल ट्रिब्यूट को बर्निंग फ्लेम वैली तक पहुंचाना होगा। वर्म होल से एक हेल्दी इनकम होती थी। भले ल्यू क्लैन के पास वर्म होल के मैनेजमेंट राइट्स हो लेकिन वर्म होल से होने वाली इनकम का एक पोर्शन उन्हें बर्निंग फ्लेम वैली को एज अ ट्रिब्यूट देना पड़ता था। पिछले कई सालों से यही रूल चला आ रहा है। ल्यूचिंग भी स्माइल करके नोट कर देता है। वो अच्छे से जानता था कि एल्डर कायहुओ से अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। इसका कारण जियान है। ये कहने के बाद एल्डर कायहुओ का ध्यान दोबारा जियान पे जाता है। वो अपने हाथों को मलते हुए बोलते हैं, वर्म होल को कौन मैनेज करेगा ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। तो क्या यंग फ्रेंड यानशाओ आप मेरे साथ बर्निंग फ्लेम वैली चलने के लिए तैयार हो। एल्डर कायहुओ का मिशन हाई टियर के एल्केमिस्ट को ढूंढना था। अब क्योंकि जियान ने यंग शू की अधमरी हालत कर दी है तो अगर जियान उनके साथ बर्निंग फ्लेम वैली नहीं गया तो एल्डर कायहुओ के साथ भी एक ट्रेजेडी हो जाएगी। ये सुन के जियान थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो बर्निंग फ्लेम वैली में काफी इंटरेस्टेड था। ऑफ कोर्स इंटरेस्ट ओरिजिनेट होता था उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम और स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज से। ऑल्दो हाल फिलहाल जियान उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से थोड़ा दूर ही रहना चाहता था लेकिन अगर उसे देखने को भी मिल जाती है तब भी उसकी हेवली फ्लेम की अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी हो जाएगी। थोड़ी और देर तक सोचने के बाद जियान पूछता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि बर्निंग फ्लेम वैली हाई टियर के एल्केमिस्ट को क्यों ढूंढ रही है। ये सुन के एल्डर चीहुओ फटाक से एक्सप्लेन करते हैं, मेरे वैली चीफ एक हाई टियर की मेडिसिन पिल को रिफाइन करना चाहते हैं जिसमें और भी हाई टियर के रिफाइनर्स की जरूरत होगी। यंग फ्रेंड यानशाओ तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये मैटर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट नहीं होगा और एक बार तुम सक्सीड होते हो तो बर्निंग फ्लेम वैली तुम्हें अच्छे से
रिवॉर्ड भी देगी। जियान कहता है पिल रिफाइन करनी है। उसकी आंखें नैरो हो गई थी। वो इतनी बात को समझता था कि बर्निंग फ्लेम वैली के वैली चीफ की स्ट्रेंथ कम से कम फैंग जुन जैसे तो कम नहीं होगी, और जो उन्हें मेडिसिनल पिल की रिक्वायरमेंट होगी वो बड़े आराम से 7 टीयर की पिल होगी। उस लेवल की पिल को रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं है। अचानक से जियान के चेहरे पे एक सरप्राइज फ्लैश होता है। वो कहता है बर्निंग फ्लेम वैली के वैली चीफ भी एक एल्केमिस्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम पिल को रिफाइन करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करना होता है, तो किसी और की हेल्प से क्या फर्क पड़ने वाला है। ये सुन के एल्डर चीफ वो जियान को सरप्राइज के साथ देखते हैं। साइड में खड़ा ल्यूचिंग जियान को अप्रोच करता है, जिसके बाद वो आगे एक सॉफ्ट आवाज में एक्सप्लेन करता है। वो कहता है बर्निंग फ्लेम वैली के वैली चीफ कोई एल्केमिस्ट नहीं है। हालांकि वो एल्केमिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल न होने की वजह से वो एक एल्केमिस्ट नहीं बन पाए। लेकिन उनकी एबिलिटीज बहुत आउटस्टैंडिंग है। उनकी फ्लेम्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी को देखते हुए वो हेवली फ्लेम को कंट्रोल करके कुछ पिल्स को रिफाइन कर लेते हैं, लेकिन उन पिल का टीयर कुछ खास हाई नहीं होता। अगर वो हाई टीयर की पिल को रिफाइन करना चाहते हैं तो उन्हें डेफिनेटली और भी सारे एल्केमिस्ट की जरूरत पड़ने वाली है। ल्यूचिंग की एक्सप्लेनेशन सुनकर जियान स्टार्टल हो जाता है। उसके चेहरे पे भी एक सरप्राइज फ्लैश हुआ था। एक ऐसा प्रैक्टिशनर जो कि एल्केमिस्ट नहीं है, लेकिन वो पिल्स को रिफाइन कर सकता है। लगता है बर्निंग फ्लेम वैली का ये वैली चीफ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इतने सालों में ये पहली बार है जब जियान के कानों में कोई ऐसी बात गई है। लेकिन क्योंकि जियान पहले से हेवली फ्लेम्स को कंट्रोल करता था, वो समझ जाता कि अगर कोई अच्छे से फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है तो उससे पिल्स रिफाइन करी जा सकती हैं। लेकिन एक एल्केमिस्ट अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके कर्लन के अंदर पूरी प्रोसेस को ऑब्जर्व करता है। अगर एक एल्केमिस्ट की एक्सक्विजिट कंट्रोल नहीं होगी तो रिफाइन होने वाली पिल्स में काफी फ्लॉज होंगे। जियान अपने मन ही मन में कहता है बर्निंग फ्लेम वैली के वैली चीफ जिस हेवली फ्लेम पर रिलाई करते होंगे वो मोस्ट लाइकली 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम ही होगी। और अभी पिल गैदरिंग को कंडक्ट होने में भी कुछ टाइम बचा हुआ है। परहैप्स मैं बर्निंग फ्लेम वैली जा सकता हूँ। अगर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी के 2 चेंजेस भी मेरे हाथों लग जाते हैं तो वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगर वो इस सीक्रेट टेक्निक को कंप्लीट कर देता है तो उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है, जिससे अगर फीटियन जैसा एक्सपर्ट फ्यूचर में उसे मिलता है तो जियान के पास उसे हेड ऑन फाइट करने की पावर होगी। पूरा पिल रीजन एक्सपर्ट्स से भरा हुआ है। स्पेशली पिल गैदरिंग के दौरान एक्सपर्ट्स और भी बढ़ जाएंगे। इस वजह से जितनी जियान की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी वो उतनी ही अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएगा। जियान इस डिसीजन पे पहुंचने के बाद एल्डर काहिओ से बोलता है क्योंकि मैंने इस मैटर में इंटरवीन किया है तो मैं अपने कदमों को कैसे पीछे ले सकता हूँ। ये सुन के एल्डर काहिओ भी एक रिलीफ फील करते हैं। उनके चेहरे की वो स्माइल अब डांस हो जाती है। जैसे वो अपने हाथ को वेव करते हैं, एक इनॉर्मस सी बर्ड जो कि फ्लेम से कवर हो रखी थी वो आउटसाइड के ओपन ग्राउंड से आती हुई दिखाई देती है। एल्डर काहिओ जियान की तरफ अपने दोनों हाथ कब करके बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं यंग फ्रेंड जियान का वेट करूंगा। जैसे उनके मुंह से आवाज निकली थी उनकी बॉडी हवा में राइज होने लगती है। अगले पल में उनके पैर लैंड करते हैं उस बर्ड के ऊपर। एल्डर काहिओ को उस बड़ी सी बर्ड के ऊपर जाते हुए देख लिनियन जियान से पूछता है जियान क्या तुम बर्निंग फ्लेम वैली सच में जाना चाहते हो। वो पहले से ही जानता था कि जियान के पास स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज है। अगर इस टेक्निक को बर्निंग फ्लेम वैली डिस्कवर कर लेती है तो जियान के लिए ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। जियान नोट करता है बिना रिस्क के लिए कुछ बड़ा अचीव नहीं किया जा सकता, और तो इस बार बर्निंग फ्लेम वैली को खुद जियान की जरूरत है। जब तक वो चालाकी से काम करता रहता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बाकी के 2 चेंजेस को ऑब्टेन करना ये जियान के लिए कोई बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ल्यूचिंग भी बीच में अपनी बात को ऐड करते हुए बोलता है मैंने सुना इस बार बर्निंग फ्लेम वैली ने और भी बहुत सारे एल्केमिस्ट को इनवाइट किया है। इन सभी की स्किल्स काफी शानदार हैं। अगर वो बर्निंग फ्लेम वैली के वैली चीफ की पिल रिफाइनमेंट में हेल्प कर पाते हैं मैं ये तो कह ही सकता हूँ कि रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। बर्निंग फ्लेम वैली की रेपुटेशन को देखते हुए उनके हेल्पर्स के साथ कंजूस बर्ताव नहीं करेंगे। ल्यूचिंग के पास बर्निंग फ्लेम वैली की काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। ये सुन के जियान स्माइल करता है। उसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था कि बर्निंग फ्लेम वैली क्या रिवॉर्ड्स देने वाली है। अगर वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन ऑब्टेन कर पाता है तो यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड होगा। जियान कहता है लिनियन जब तक मैं वापस नहीं लौटता तो मैं टियानुवांग सिटी में रहना चाहिए। एडिशनली ल्यूचिंग मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए। ये सुन के ल्यूचिंग अपनी छाती ठोकते हुए बोलता है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर वो काम मेरे बस का है तो मैं सोचूंगा भी नहीं। जियान एक हल्की आवाज में कहता है जब तक मेरा बर्निंग फ्लेम वैली वाला काम खत्म होता है तो मैं इस मिडिल रीजन में लिटिल फेई डॉक्टर नाम की लेडी के बारे में पता लगाना होगा, और तो और मुझे क्लैन की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। उस क्लैन की लड़की का नाम है शिनलैन। इतने समय तक बिछड़ने की वजह से उसे लिटिल फेई डॉक्टर की काफी याद आने लगी थी। इस वजह से जियान इस न्यूज को जल्दी से जानना चाहता था। ल्यू क्लैन बहुत टाइम से सेंट्रल प्लेन्स में है। इनकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की एबिलिटी कम से कम जियान से तो अच्छी होगी। और जहाँ तक बात रही शिंगलैन की तो जियान ये नहीं जानता था कि वो किस क्लैन को बिलोंग करती है, क्योंकि उसने शिंगलैन से प्रॉमिस किया था तो वो नेचुरली जानबूझ के हाइड नहीं करेगा। ल्यूचिंग अपनी थोड़ी को खुजाते हुए बोलते हैं लिटिल फेई डॉक्टर मैंने आसपास की एरिया में इस नाम के बारे में तो नहीं सुनना है। चलो कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए मैं पिल रीजन में कुछ लोगों को भेजूंगा। और जहाँ तक बात रही उस शिंगलैन की तो उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये उसका सरनेम नहीं है। मिडिल रीजन में न जाने कितने क्लैन्स हैं, इनमें से उसके क्लैन को ढूंढना ये बड़े से ग्राउंड में सुई को ढूंढने के बराबर है। जियान कहता है उसका क्लैन एक बार पिल टावर के एल्डर सीट को पोजेस करता था, लेकिन अब तक उनका नाम रिमूव
हो चुका होगा। ये सुन के ल्यूचिंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। जो क्लैन पिल टावर के एल्डर सीड्स को पोजेस कर पाते थे वो कोई ऑर्डिनरी फैक्शंस नहीं थे। अगर एल्डर सीड्स से उसका नाम हट भी गया है तब भी उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली ल्यू क्लैन से पावरफुल होगी। ल्यूचिंग थोड़ी सी सोचने के बाद बोलता है, चलो अब हमारी सर्च का स्कोप काफी रिड्यूस हो गया है, ठीक है तुम इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, जब तक तुम वापस लौटोगे ये न्यूज तुम्हें मिल जाएगी। ये सुन के जियान नोट करता है। अब उसे इधर उधर अपना सर मारने की जरूरत नहीं है। कुछ और इंस्ट्रक्शंस को देने के बाद जियान की थोड़ी देर और बातचीत चलती है। जब आसमान से उस फायरी रेड बर्ड की शार्प क्राई की आवाज सुनाई देती है तो जियान लिनियन और ल्यूचिंग से अपने दोनों हाथ कप करता है। जियान के पैर ग्राउंड में प्रेस होते हैं और वो हवा में चला जाता है। जियान को मूव होते हुए देख लिनियन कहता है, तुम केयरफुल रहना। लिनियन की बात सुन के जियान स्माइल करता है। उसकी बॉडी मूव होती है और वो फाइनली उस बर्ड के पीठ पे आ जाता है। जियान को आते हुए देख के एल्डर काइहो एक स्माइल के साथ बोलते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ क्या आप चलने के लिए तैयार हो? जियान भी मुस्कान की चमकान पास करता है। वो भी हाथ कप करते हुए बोलता है, एल्डर काइहो हम यहाँ से चल सकते हैं। इस बात का रिप्लाई करने के बाद एल्डर काइहो अपने हाथ को वेव करते हैं। उस बड़ी सी चिड़िया के मुंह से एक शार्प क्राई की आवाज आती है। जैसे ही उसने अपने नॉर्मस विंग्स को फ्लैप किया था ये लोगों की एनवियस आंखों के सामने से उड़ जाती है। बर्निंग फ्लेम वैली मिडिल रीजन के साउथ वेस्टर्न पार्ट के रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंजेस में थी। ये पूरी माउंटेन रेंज ही ज्वालामुखी से बनी होती है। दूर से देखने पे एकदम लाल दिखाई देता है। कुछ वोल्केनो के पीक्स में से लगातार व्हाइट स्मोक रिलीज हो रहा होता है। ओकेजनली कुछ वोल्केनोस में से लावा भी बाहर आता है। रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज की पूरे सेंट्रल रीजन में काफी शानदार रेपुटेशन है। ऑफ कोर्स इसका एक रीजन ये था कि यहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली लोकेटेड है और इसका दूसरा कारण होता है यहाँ का हार्श एनवायरनमेंट। भले यहाँ का माहौल कुछ खास अच्छा न दिखता हो लेकिन इतने सारे हॉट वोल्केनोस की वजह से यहाँ की फायर एफिनिटी की एनर्जी बहुत डेंस होती है। जो भी फायर एफिनिटी द्विकी के प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे उनकी ट्रेनिंग स्पीड दोगुना तेज होती थी। इस वजह से ये बात जानते हुए कि जगह बहुत डेंजरस है कई फायर एफिनिटी के 2 प्रैक्टिशनर्स यहाँ पे आते हैं। टियन हुआंग सिटी से ये रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज कुछ खास दूरी पे नहीं है। जियान को यहाँ तक पहुंचने में लगते हैं बस 4-5 घंटे। और तो एल्डर काइहो जिस वर्ड का यूज कर रहे थे उसकी स्पीड भी काफी फास्ट होती है। इस वजह से जैसे इन्हें ट्रेवलिंग करते हुए 4 घंटे हुए थे जियान फील कर रहा था कि उसके आसपास की फायर एफिनिटी की एनर्जी डेंस होती जा रही है। इस तरीके की एनर्जी में एक वायलेंस भी छिपा हुआ था। वो इस चिड़िया के बैक पे खड़ा होके सामने दूरी तक देखता है। उसकी आंखों में दिखाई देती है एक फायरी रेड लाइन। ये लाल रंग की लाइन काफी इंपोजिंग लग रही थी। ऐसा लगता है जैसे इसका कोई एंड ही नहीं है। एल्डर काइहो जियान को देख के एक स्माइल के साथ बोलते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ इस जगह को कहते हैं रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज। इसके अंदर ही बर्निंग फ्लेम वैली के हेडक्वार्टर्स हैं। रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज फायर एफिनिटी एनर्जी से भरी हुई है लेकिन पूरे साल क्योंकि ज्वालामुखी फटते रहते हैं तो यहाँ की फायर एफिनिटी की एनर्जी काफी वॉलेंट है। अगर कोई इसे ऑब्जर्व करना चाहता है तो उसे इसके अंदर के वॉलेंस को हटाना होगा क्योंकि अगर ये एनर्जी के अंदर का वॉलेंस एक्सपेल नहीं किया जाता तो फिर प्रैक्टिशनर का माइंड भी डेविएट हो सकता है। ये सुन के जियान स्माइल के साथ नोट करता है। हालांकि वो जानता था कि हेवली फ्लेम की होने की वजह से उसकी बॉडी को ये वॉलेंस नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा लेकिन दूसरी पार्टी ने जियान को ये बात अच्छी इंटेंशन से बताई है। एल्डर काइहो आगे बोलते हैं, एडिशनली जो रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज के अंदर के मैजिकल बीस्ट हैं वो और जगहों से और भी वाइल्ड और वायलेंट हैं। और तो ये रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज बहुत ही वास्ट है। ये इतनी ज्यादा बड़ी है कि मेरी बर्निंग फ्लेम वैली ने भी कई जगहों को डिस्कवर नहीं किया है। इस वजह से यंग फ्रेंड यानशाओ अगर तुम अकेले यहाँ पे वॉक करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। जियान कहता है, हाँ एल्डर काइहो ये बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये सुन के एल्डर काइहो भी स्माइल करते हैं। जैसे वो अपने हाथ को घुमाते हैं उस एनॉर्मस फायर वर्ड की स्पीड इंक्रीज हो गई थी। इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फायर ग्लो में जो कि इस कंटिन्यूस माउंटेन रेंज में एंटर करने लगी थी। रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज में एंटर करने के बाद जियान को फाइनली यहाँ का नजारा देखने को मिलता है। इस जगह पे हरी भरी चीजों को देखना बहुत डिफिकल्ट है। एट अ ग्लैंस यहाँ की पूरी जगह ही एकदम क्रिम्सन दिखाई दे रही थी। ग्राउंड में थोड़ी सी भी घास को नहीं देखा जा सकता। लगता है जैसा एल्डर चीहुओ ने बोला है यहाँ के ग्राउंड का एनवायरनमेंट काफी हार्श है। रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंज में एंटर करने के बाद सराउंडिंग टेम्परेचर भी सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज हो गया था। ऑफ कोर्स ये टेम्परेचर एल्डर काइहो या फिर जियान को परेशान नहीं कर पा रहा था। इस वजह से उनके एक्सप्रेशंस नॉर्मल रहते हैं। एल्डर काइहो की आंखें जाती हैं इस माउंटेन रेंज के ऊपर। तुरंत ही उनके मुंह से एक सीटी की आवाज आती है। वो फायरी रेड एनॉर्मस बर्ड अपनी स्पीड को रिड्यूस कर देती है। अगली पल में वो एक बड़ी से लाल पहाड़ के पास लैंड करती है। बर्ड से नीचे आने के बाद जियान की आंखें चारों तरफ जाती हैं। उसके सामने दिखाई देते हैं 2 बड़े मेजेस्टिक माउंटेन्स। इनका रंग एकदम ब्राइट रेड होता है। ये दोनों पहाड़ एक दूसरे की तरफ लीन कर रहे थे। जिसके बाद जियान का ध्यान जाता है पत्थरों से बनी सीढ़ियों पे जिनका शेप एकदम घुमावदार था। इन पत्थरों से थोड़ी दूरी पे जियान की नजर पॉज होती है। हम उसकी आंखों में एक सरप्राइज को फ्लैश होते हुए देखते हैं। उस जगह का स्पेस काफी शॉकिंग स्पेशल रिपल को एमिट कर रहा था। क्लियरली इसके पीछे एक हिडन स्पेस है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एल्डर काइहो पे। वो एक स्माइल के साथ कहते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ चलो हम आगे चलते हैं। ये कहने के बाद वो जियान के आगे सीढ़ियों पे चढ़ने लगे थे। वहीं पे जियान भी उन्हें फॉलो करने लगता है। उसकी आंखें चारों तरफ काफी कॉशन से देख रही थी। कुछ समय के बाद इनके फुटस्टेप्स पॉज होते हैं क्योंकि ये आ गए थे इन सीढ़ियों के एंड पे। यहाँ तक पहुंचने के बाद जियान को समझ में आया था कि इस जगह पे एक स्पेशल वॉल है। वो अपने हाथ को स्पेशल वॉल पे प्रेस करता है
है। तुरंत एक शॉकिंग रिपल्सिव फोर्स ने उसके हाथ को पीछे फेंक दिया था। जियान अपने हाथ को शुक करता है। उसकी आंखों में एक स्टन्ड एक्सप्रेशन था। वो कहता है ये वॉल तो बहुत मजबूत है। ये देख के एल्डर काइहुओ बोलते हैं कई जनरेशन से हमारे वैली चीफ्स इस वॉल को रिइंफोर्स करते आ रहे हैं। ये वॉल इवन एक एलिट दोजोन के अटैक को भी रोक सकती है। वहीं पे एक ऑर्डिनरी दोजोंग तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये सुन के जियान की आंखों में दोबारा शॉक रिवील होता है। वो कहते हैं कैसी स्पेशल वॉल जो कि एक एलिट दोजोन के अटैक को रोक सकती है। सच में बर्निंग फ्लेम वैली अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करती थी। आखिर कोई नॉर्मल फैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से कैसे कंपेयर कर सकता है। जियान की रिएक्शन को देख के एल्डर काइहुओ हंसते हैं। वो अपनी स्टोरी रिंग से एक फायरी रेड जेड टोकन को निकालते हैं जिसे उन्होंने उस वॉल पे प्रेस कर दिया था। तुरंत एक स्ट्रेंज सी रिपल फैलती है। हम स्पेशल वॉल को खुलते हुए देखते हैं। एल्डर काइहुओ स्माइल के साथ जियान से कहते हैं यंग फ्रेंड यानशाओ प्लीज। ये कहने के बाद वो खुद पहले एंटर कर गए थे। इस स्पेशल वॉल के अंदर जाने के बाद उनकी बॉडी अजीब तरीके से डिसअपीयर हो जाती है। जियान एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है। फाइनली उसकी बॉडी मूव होती है और वो स्पेशल क्रैक में एंटर कर जाता है। जैसे उसकी स्पेस क्रैक में एंट्री हुई थी उसकी आंखों के सामने का सीन एकदम ब्राइट हो जाता है। हैबिचुअली उसकी आंखें भी बंद हो गई थी लेकिन जैसे ही वो उन्हें धीरे से ओपन करता है उसकी आंखों का शॉक और भी डेंस हो गया था। इस मोमेंट में जियान के सामने बहुत ही बड़ी ग्रीन स्टेयरकेस थी। इन हरे रंग की सीढ़ियों को सराउंड कर रखा था हरे रंग की घास ने। ये देखने के बाद जियान का ध्यान चारों तरफ जाता है। वो और भी कई बिल्डिंग्स में ग्रीनरी को देख पा रहा था। जियान के कानों में कई लोगों के बात करने की आवाजें भी जाती हैं। जब जियान इस पूरी सीनरी को देखता है जिसे आउटसाइड वर्ल्ड में देखना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जियान शॉक से बाहर नहीं आ पा रहा था। जियान कहता है अपने खुद के रियल्म को क्रिएट करना। सच में बर्निंग फ्लेम वैली 3 ग्रेट वैलीज में से एक होने की वर्दी है। जियान की धीमी आवाज भी एल्डर काइहुओ के कानों तक चली गई थी। वो कहते हैं इसे अपने रियल्म को क्रिएट करना तो नहीं कहा जा सकता। वो एबिलिटी तो एक दोशेंग क्लास के एक्सपर्ट के पास ही होती है। लेकिन मेरी बर्निंग फ्लेम वैली के कई जनरेशन के वैली चीफ्स इस जगह को लगातार बनाते आ रहे हैं जिस वजह से जगह कई ज्वालामुखियों के बीच में एक यूटोपिया बन गई है। अभी एल्डर काइहुओ के चेहरे पे एक प्राउड एक्सप्रेशन था। इतनी बड़ी वैली को बिल्ड करने के लिए जो वर्क इन्वॉल्व होता है उसे बिल्कुल ह्यूज कहा जा सकता है। ये सुन के जियान भी स्माइल करता है। जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के ग्रैब करता है वो सेंस कर पा रहा था कि यहाँ की फायर एफिनिटी एनर्जी बाहर की तरह डेंस है। लेकिन जो चीज जियान को सरप्राइज कर रही थी वो ये थी कि इस एनर्जी के अंदर से वॉलेंस डिसअपीयर हो गया था। क्लियरली इसे प्योरीफाई कर दिया गया। जियान अपने सर को ऊपर उठा के आसमान को देखता है। वो ऊपर एक हल्के से डिस्टॉर्शन को फील कर पा रहा था। ऑब्वियसली इस पूरी बर्निंग फ्लेम वैली को एक डिस्टॉर्टेड स्पेस ने कवर करके रखा है। ये मेथड इनर एकेडमी से काफी सिमिलर है। बस यहाँ का जो स्पेशल बैरियर है वो इनर एकेडमी के बैरियर से काफी स्ट्रॉन्ग है। इस पूरे मामले को देख के जियान एक गहरी सांस लेता है। तभी दूर से हवाओं की रशिंग साउंड सुनाई देती है। हमें 10-12 फिगर आते हुए दिखाई देते हैं। लैंड करने के बाद इनका ध्यान जाता है जियान की तरफ। लेकिन जब उनकी नजरें एल्डर काइहुओ के ऊपर जाती हैं तभी उनकी अलर्टनेस कम होती है। ये सभी एल्डर काइहुओ को देख के बाव करते हैं। इन सारी ह्यूमन फिगर्स ने लाल रंग के कपड़े पहन रखे होते हैं। देखने से कुछ खास ओल्ड नहीं लग रहे थे लेकिन जो दुखी की रिपल्स इनकी बॉडी से रिलीज हो रही थी वो रिलेटिवली पावरफुल थी। ये देख के जियान भी नोट करता है। लगता है बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स में भी टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है। एल्डर काइहुओ स्माइल के साथ जियान से बोलते हैं यंग फ्रेंड यानशाओ प्लीज फॉलो मी। ये कहने के बाद उनकी बॉडी मूव हुई थी। वो पैर रखते हैं एम्प्टी एयर पे जिससे वो वैली के डीप रीजन में चले जाते हैं। उनके पीछे जियान भी अपने पैरों को खाली हवा पे रखता है। फाइनली वो उन्हें फॉलो करने लगा था। जब बर्निंग फ्लेम वैली के डिसाइपल्स ये देखते हैं तो उन सभी के चेहरों पर शॉक्ड एक्सप्रेशंस थे। एक बंदा कहता है ये तो एक्चुअली में दोजोंग है लेकिन ये इतना यंग कैसे है। तो फिर दूसरा डिसाइपल बोलता है ये कोई सीनियर होंगे जिन्होंने अपनी अपीयरेंस को जानबूझ के चेंज कर लिया है। मैंने ऐसी कई मेडिसिनल पिल्स के बारे में सुना है जो किसी को भी यंग बना सकती है। साइड में खड़ा बंदा कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो क्योंकि अगर ये इसकी एक्चुअल एज है तो फिर मिस हुआर से ही कंपेरेबल है। साइड में खड़ा एक और बंदा कहता है तुम सही कह रहे हो, मिस हुआर जैसी एक ही अबनॉर्मल इंसान काफी है। अगर एक से ज्यादा ऐसे लोग होते हैं तो फिर ये हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा ब्लो होगा। इन लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशंस को जियान सुनता नहीं है। वो एल्डर काइहुओ को काफी क्लोज तरीके से फॉलो करता है। कुछ मिनट्स तक उड़ने के बाद वो लोग नीचे आने लगे थे। फाइनली ये दोनों जाके लैंड होते एक बड़े से रेड हॉल के सामने। वैली के मिडिल में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे बर्निंग फ्लेम वैली के कई डिसाइपल्स देखे जा सकते हैं। ओकेजनली कानों में तलवारों के टकराने की आवाजें जाती हैं जिससे इस वैली का माहौल और भी लाइवली हो जाता है। इस समय बर्निंग फ्लेम वैली के बहुत सारे डिसाइपल्स उस बड़े से लार्ज हॉल को गार्ड कर रहे थे। उनकी कोशिश आंखें रिपीटेडली चारों तरफ देखती हैं। एल्डर काइहुओ इन गार्ड्स को देख के बोलते हैं लगता है कोई और अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं। जियान अपनी भौहें से कोड के पूछता है आखिर आपके वैली चीफ क्या रिफाइन करना चाहते हैं, क्या सच में वहाँ पे इतने सारे अल्केमिस्ट की जरूरत है। एल्डर काइहुओ स्माइल करके रिप्लाई करते हैं हमें इन सभी की जरूरत नहीं है। हमारी इंटेंशंस इतने सारे रिफाइनर्स में से एक या दो सूटेबल लोगों को ढूंढने की है। ऑफ कोर्स अगर कोई सिलेक्ट नहीं भी होता तब भी हमारी बर्निंग फ्लेम वैली उसे एक बड़ा गिफ्ट देगी। यंग फ्रेंड यानशाओ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान की आईब्रोज और भी सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है कि ऐसे सिलेक्शन की जरूरत है। अगर वो सिलेक्ट नहीं होता है तो फिर जियान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के बारे में तो भूल ही जाना होगा। उसे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता कि बर्निंग फ्लेम वैली अपनी सीक्रेट टेक्निक को इतनी आसानी से दे देगी। जियान हेल्पलेसली अपना सिर हिला
आता है। वो कहता है चलो वेट ही करता हूँ। अब वो ऑलरेडी उस स्टेज तक आ चुका है कि उसके लिए चुपचाप से घूम के वापस जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हम उसे एक बार नोट करते हुए देखते हैं। जियान को इस तरीके से नोट करते हुए देख एल्डर काईहो के चेहरे पे एक ऑकवर्ड सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद उस हॉल में एंटर करने लगते हैं। पीछे पीछे जियान एक साई करके फॉलो करता है। जियान भी इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ता है कि अगर वो इस बर्निंग फ्लेम वैली में आ ही चुका है तो फिर वो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को तो कंप्लीट करके ही जाएगा। जियान एल्डर काईहो को लगातार फॉलो करता है। वो लोग इस हॉल के टाइट डिफेंस को क्रॉस करते हुए अंदर चले गए थे। एंड में जाके फाइनली पुश करते एक बड़ी सी डोर को। इस गेट में से क्रीक की आवाज आती है। जैसे ही हॉल के दरवाजे ओपन होते हैं, जियान की आंखों के सामने एक्सेप्शनली मैजेस्टिक और ग्रैंड इंटीरियर अपीयर हुआ था। गेट खुलने के बाद एल्डर काईहो फटाक से अंदर जाते हैं। वो सेंटर में जाके लीडर स्पॉट की तरफ देखते हैं। वो पूरी तरीके से बाव करके बोलते हैं वैली चीफ काईहो मिशन के कंप्लीशन की रिपोर्ट देने आया है। टियानवांग सिटी के एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर आ चुके हैं। अब इस बड़े से हॉल के अंदर करीब 10 लोग बैठे हुए थे। इनमें से मैक्सिमम लोगों ने एल्केमिस्ट की रोब को पहन रखा होता है। इनकी अपीयरेंस को देख के मालूम पड़ता है कि काफी ओल्ड हैं। वहीं पे इनके चेहरों पे होते एकदम इंडिफरेंट एक्सप्रेशंस। भले ये जगह बर्निंग फ्लेम वैली का हेडक्वार्टर है, लेकिन इनमें से किसी को कोई रेस्टोरेंट फील नहीं हो रहा था। हमारा ध्यान जाता है लीडर सीट पे। वहाँ पे सिंपल लाइनिंग क्लोथ्स को पहने हुए एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है। इसके बाल होते हैं लाल। इस ओल्ड मैन के चेहरे पे स्माइल्स थी, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों के दिल में ये बात क्लियर थी कि मिडिल रीजन में इस ओल्ड मैन के स्टेटस की कितनी खतरनाक इंपॉर्टेंस है। इस ओल्ड मैन के साइड में खड़ी होती एक रेड क्लॉथ लेडी। उसकी डेलिकेट सी कमर को एक डार्क रेड बेल्ट ने रैप करके रखा था, जिससे उसकी कर्व्स और भी उभर के आती हैं। ये लेडी काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखाई देती है, लेकिन उसके चेहरे से एक हीरोइक डिमीनर इमिट हो रहा था। इस सभी के साथ उसकी वो फायरी रेड आउटफिट को मिला दिया जाए तो उसकी अपीयरेंस एकदम मजबूत लग रही थी। ये लड़की एक अलग तरीके के चार्म को पोजेस करती थी। जैसे ही हॉल के डोर खुले थे, सभी का ध्यान इधर चला गया था। खासकर जब एल्डर काईहो कहते हैं कि वो एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर को लाए, तो लोगों की आंखों में एक इंटरेस्ट जागता है। काईहो को देख के वो रेड हेयर्ड ओल्ड मैन स्माइल करता है। वो कहते हैं हाँ काईहो, इस बार अपने टास्क को फिनिश करने में तुम सबसे लास्ट आए हो। जिसके बाद वो पूछता है लेकिन तुम उस ग्रैंड मास्टर को इन्वाइट क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग ऐसा फील करें कि हमारी बर्निंग फ्लेम वैली अच्छे से गेस्ट को ट्रीट नहीं करती? इस बुड्ढे के शब्दों को सुन के एल्डर काईहो भी नोट करते हैं। जिसके बाद उनका ध्यान जाता है डोर की तरफ। वो कहते हैं यंग ब्रदर यानशाओ, आप प्लीज एंटर करो। हॉल में बैठे 10 से ज्यादा एल्केमिस्ट जिनकी मिडिल रीजन में काफी ज्यादा रेपुटेशन है, वो जब एल्डर काईहो के इन शब्दों को सुनते हैं तो उनकी आईब्रोज नेट हो जाती हैं, क्योंकि इनमें से किसी ने भी यानशाओ नाम के एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर के बारे में नहीं सुना था। खैर, जब तक ये लोग डाउटफुल फील कर रहे थे, हॉल में एक पतला सा फिगर एंटर करता है। जियान का वो अनयूजुअल यंग फेस हॉल में बैठे सभी की आंखों में इम्प्रिंट हो जाता है। जिसके बाद हॉल में एक टेम्पररी साइलेंस फैल गया था। अब खैर ये लोग क्या फील कर रहे हैं, जियान को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखें जाती हैं उस रेड हेयर्ड ओल्ड मैन पे जो कि हॉल के लीडर स्पॉट पे बैठा हुआ है। जियान कहता है यानशाओ ग्रीट्स वैली चीफ। जैसे ही जियान ने हॉल में एंटर किया था, उससे एक वेग प्रेशर फील हुआ था और वो प्रेशर एमिट हो रहा था स्किनी ओल्ड मैन से, जो कि देखने में बिल्कुल भी फ्राइटनिंग नहीं लग रहा। सिमिलरली जब वो रेड हेयर्ड ओल्ड मैन जियान को देखता है तो उसकी आंखों में एक स्टार्टल्ड एक्सप्रेशन आता है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस के साथ वो अपने इमोशंस को अच्छे से हाइड करता था। उसकी आंखें जियान को ऑब्जर्व करती हैं। तुरंत ही उसकी आंखों का सरप्राइज और भी डेंस हो गया था। वो रेड हेयर्ड ओल्ड मैन हंस के बोलता है हाँ यंग फ्रेंड, तुम बहुत पोलाइटली बात कर रहे हो। लोग मुझे तांग जियान बोलते हैं। ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है कि यंग फ्रेंड ने इतनी कम एज में ही दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये टैलेंट बहुत रेयर है। जैसे ही तांग जियान के मुंह से शब्द बाहर आए थे, कई लोगों के मुंह एकदम डब्बे की तरह खुले रह गए थे। यहाँ पे बैठे सभी एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स जियान की तरफ सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। इवन सेंट्रल पेंस में भी इतनी कम एज में दोजोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करना, ये टैलेंट बहुत रेयर है। जो तांग जियान के साइड में यंग लेडी खड़ी हुई थी, वो भी जियान को काफी स्ट्रेंजली देखती है। उसकी आंखों में एक डाउट सा फ्लैश हो रहा था, क्योंकि वो बर्निंग फ्लेम वैली की यंगर जनरेशन की सबसे टॉप एलीट थी, तो वो अच्छे से समझती थी कि इतनी कम एज में दोजोंग में ब्रेक थ्रू करना ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है। और तो और वो इस बात पे बिलीव नहीं कर पा रही थी कि जियान की एज उससे भी यंग लग रही है। ये सुन के सरफेस पे जियान का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी सरप्राइज फील कर रहा था। वो कहते हैं वैली चीफ तांग, आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। बस मेरी लक ने मेरा साथ दे दिया है। जियान मनी मन में कहता है ये बंदा सच में बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ होने के लायक है। ये एक ही ग्लैंस में जियान की स्ट्रेंथ को बता पा रहा था। खैर, जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं तो उसकी आंखें भी तांग जियान की सीट की तरफ जाती हैं। जब जियान दूसरी पार्टी के ऑरे को बिल्कुल सेंस नहीं कर पाता, तो न चाहते हुए भी वो थोड़ा शॉक फील करता है। वो मनी मन में कहता है ये अपने ऑरे को इतनी परफेक्ट तरीके से हाइड कर पा रहा है। लगता है इस तांग जियान की स्ट्रेंथ उस विंड लाइटिंग पवेलियन के लेजेंड से भी पावरफुल है। एक ओल्ड मैन जो कि अल्केमिस्ट की रोब पहने हुए था, वो जियान की तरफ देख के इंडिफरेंटली बोलता है लक को पोजेस करना भी एक एबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे किसी दोजोंग की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीड है एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर की। वो एल्डर काईहो की तरफ देख के बोलता है एल्डर काईहो, क्या आप गलत इंसान को नहीं ले आए हो? इस बुड्ढे के लिप्स बहुत ही थिन होते हैं। ये वैसा इंसान नजर आता है जो कि काफी ब्लंट तरीके से बोलता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि एक एल्केमिस्ट है तो फिर घमंड तो इनकी नस नस में भरा हुआ है। खासकर ये केस इन जैसे लोगों पे अप्लाई होता है जिनके पास थोड़ी एबिलिटी है। ये लोग जहाँ पे भी जाते थे इन्हें काफी इंपॉर्टेंस दी जाती थी। इनकी जो आज ये
अचीवमेंट्स हैं, इन्हें पोजेस करने के लिए इनकी आधी से ज्यादा जिंदगी चली गई है। लेकिन आज के दिन एल्डर काइहू एक ऐसे लड़के को पकड़ के ले आए हैं जिसकी एज 20 साल की भी नहीं लगती और उससे कहा जा रहा है एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है कि ये लोग डिस्प्लेजर तो फील करेंगे ही। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर एक एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर एक फॉर्म ऑफ एड्रेस है जो कि एक सिग्निफिकेंट वेट को पोजेस करता है और तो इस टाइटल को एक्वायर करना काफी कठिन होता है। इसकी पहली कंडीशन है कि एल्केमिस्ट को खुद पे रिलाई करते हुए एक लेवल 6 या फिर लेवल 7 की पिल को रिफाइन करना आना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर कोई टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर पाता है तो उसे ऑलरेडी एल्केमिस्ट गुरु बोला जाएगा। इस बुड्ढे के शब्दों को सुनकर एल्डर काइहू के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। फिर भी वो एक स्माइल के साथ कहते हैं, ग्रैंड मास्टर मो आप बिल्कुल चिंता मत करो, भले मेरी एज कितनी भी हो गई हो लेकिन मेरी आईसाइट अभी भी ठीक ठाक है। वैली चीफ की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यंग फ्रेंड यानशा उन्हें फुलफिल करते हैं। ये सुन के एल्डर मो सॉफ्ट स्नॉट करता है। जियान को एक बार फिर से देख के वो कुछ नहीं बोलता। सीन शिफ्ट होता है तांग जियान की तरफ। उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे इस ग्रैंड मास्टर मो की बात उन्हें सुनी नहीं है। वो हंस के कहते हैं, हाँ अगर एल्डर चीहू आपने ये बोला है तो लगता है यंग फ्रेंड यानशा का टैलेंट मेरी डॉटर से भी ज्यादा अच्छा है। आखिरकार इतनी कम एज में 2 जोंग क्लास में ब्रेक थ्रू करने के बाद भी ऐसी एल्केमिस्ट स्किल को एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट है। ये सुन के साइड में खड़ी लड़की भी अपने होठों को कर्ल करती है। वो स्नॉट करके बोलती है, किसी की कोई भी बात सुन के कंक्लूजन पे जंप करना, लगता है फादर आप बूढ़े होने के साथ साथ आपका दिमाग भी खराब हो रहा है। वो अपनी चिन को ऊपर करके जियान को देखती है। उसकी आंखों में एक प्रोवोकेशन दिखाई दे रहा था। इतने सालों में सेम जनरेशन में उसे कोई ऐसा अपोनेंट नहीं मिला था जो उससे कंपेयर किया जा सके, क्योंकि वो पहले से ही काफी कम्पिटिटिव थी। तो फिर जियान की अपीयरेंस की वजह से उसका इंटरेस्ट जाग गया था। इस रेड क्लोथ लेडी की बातें सुन के जियान बस स्माइल ही करता है। वो सेंस कर पा रहा था कि इस लेडी के अंदर इल इंटेंट नहीं है। वो बस तांग जियान के शब्दों से डिससैटिस्फाइड फील कर रही थी। तांग जियान स्माइल के साथ बोलते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ आप भी प्लीज अपनी सीट पे बैठो। ये सुन के जियान भी स्माइल के साथ नोट करता है। एल्डर काइहू जियान को लेकर जाते एक सीट के पास। जब जियान बैठ जाता है तो एल्डर काइहू एक्सप्लेन करते हैं, वो ग्रैंड मास्टर मो जो कि अभी बोला था वो एक टियर 6 का एल्केमिस्ट है। वो टियर 6 की पीक लेवल की पिल्स को रिफाइन कर सकता है। जैसे इसे कुछ और साल मिलते हैं मुझे लगता है 7 टियर पे पहुंच जाएगा। वो अपने मुंह से कुछ भी बकता रहता है तो मैं उसकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये सुन के जियान अपनी चिन को नीचे करता है। यहाँ पे जो भी एल्केमिस्ट इनवाइट करे गए थे वो सभी मिडिल रीजन में काफी रिनाउंड एल्केमिस्ट्स हैं। तभी जियान के कानों में दोबारा काइहू की आवाज आती है। वो कहते हैं, लेकिन यंग फ्रेंड यानशाओ की स्किल को देखते हुए आपको उस ओल्ड फेलो पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपकी अटेंशन के लायक यहाँ पे बस 2 ही लोग हैं। ये दोनों वही लोग हैं जो वैली चीफ के लेफ्ट और राइट में बैठे हुए हैं। ये सुन के जियान का हार्ट भी मूव होता है। जियान की आंखें उस जगह पे जाती हैं। अभी तांग जियान के दोनों साइड में 2 ओल्ड मैन बैठे हुए थे। इन दोनों ने ही अपनी आंखें बंद करी हुई होती हैं। इन दोनों ने अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखा था, लेकिन जियान इनके अंदर की मेजेस्टिक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सेंस कर पा रहा था। जियान की आंखें नैरो होती हैं। जियान की उंगलियां उसके घुटनों पे टैप कर रही थी। ये जियान के लिए पहली बार है जब वो टियर 7 के एल्केमिस्ट को रियलिटी में देख रहा है। एल्डर काइहू सॉफ्टली एक्सप्लेन करते हैं, इन दोनों ही लोगों की मिडिल रीजन में बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। इसका एक रीजन है कि इनकी एल्केमी स्किल्स काफी ज्यादा शानदार हैं और दूसरा रीजन ये है क्योंकि ये पिल टावर के एक्सटर्नल एल्डर्स हैं। इवन वैली चीफ भी इनसे अच्छे से बात करते हैं। ये पूरी बात सुन के जियान का हार्ट थोड़ा शेक तो हो गया था। पिल टावर के एक्सटर्नल एल्डर्स, ये टाइटल सच में शॉकिंग था। हमारे कानों में आती तांग जियान के खांसने की आवाज। वो कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग आ चुके हैं तो मैं अपने छोटे से मैटर के बारे में बात कर सकता हूँ। जिसके बाद उनकी आंखें आती हैं पूरे हॉल के ऊपर। वो कहते हैं, आई थिंक यहाँ पे बैठे सभी लोगों के पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होगी। मैं एक मेडिसिनल पिल को रिफाइन करना चाहता हूँ और ये मेडिसिनल पिल होने वाली है टियर 7 की हाई ग्रेड की मेडिसिनल पिल। इन शब्दों को सुन के सभी के एक्सप्रेशंस थोड़े से चेंज होते हैं। इवन जो एल्केमिस्ट मास्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके लिए भी टियर 7 की पिल हाई कंसिडर करी जाती है। जब तांग जियान की आवाज आती है तो पिल टावर के वो दोनों एक्सटर्नल एल्डर्स जिन्होंने अपनी आंखें बंद करके रखी थी वो उन्हें खोल लेते हैं। वो तांग जियान को देखते हुए कहते हैं, टियर 7 की पिल, 7th टियर की हाई लेवल की पिल, इसे हम भी रिफाइन नहीं कर सकते। हालांकि ये दोनों टियर 7 के एल्केमिस्ट थे, लेकिन ये 7th टियर में लो लेवल की पिल्स को ही रिफाइन कर पाते थे। जब इन दोनों ने किसी मिडिल लेवल की पिल को रिफाइन करने की कोशिश करी है तो उसके सक्सेस होने के चांस आधे हो जाते हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं हम हाई ग्रेड की पिल की तो फिर इस मेडिसिनल पिल के रिफाइन होने के चांसेस काफी मेजरेबल दिखाई देते हैं। ये सुन के तांग जियान बोलते हैं, हाँ ये मैटर तो आप मुझ पे छोड़ दो। हालांकि मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसी एबिलिटीज हैं जो आप में से किसी के पास नहीं है। बस मुझे वो 2 एल्केमिस्ट चाहिए जो मेरी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को रेजिस्ट कर पाए। ये कहने के बाद तांग जियान अपने हाथ को क्लेंच करते हैं। हमें सुनाई दी थी एक पफ साउंड। उनके हाथों में अपीयर हुई थी एक सिल्वर रंग की फ्लेम। जैसे जैसे फ्लेम राइज हो रही थी इसके अंदर 9 छोटे छोटे फायर ड्रैगन्स दिखाई देते हैं जो कि विगल कर रहे थे। इस सिल्वरी फ्लेम के क्लस्टर को देख के जियान की आंखें भी नैरो हो गई थी। वो कहता है, ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम है। तांग जियान सभी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, आप सभी प्लीज अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को समन करो। अगर आप मेरी इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की ग्रिलिंग को एंड्योर कर पाते हो तो फिर इसका मतलब हुआ कि आप मेरे क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स तक पहुंच गए हैं। जैसे ये शब्द हॉल में बैठे इन एल्केमिस्ट के कानों में जाते हैं, इनमें से कईयों की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। अब भाई इस छोटे से टेस्ट का रिजल्ट क्या होने वाला है, आई थिंक इसके बारे में तो किसी को डाउट नहीं होगा, लेकिन क्या बीच में कुछ और ट्विस्ट और टर्न्स होंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।
में। साथ ही में हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद रिवॉर्ड्स क्या मिलने वाले हैं। अब सारे के सारे स्पॉयलर्स तो नहीं दे सकता। खैर ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना। तुम अपने सजेशंस को भी शेयर कर सकते हो और जिन्होंने शुरुआती रिमाइंडर नहीं सुना था वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट फ्यूचर में आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिले। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जाएगी एक्साइटमेंट भी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। वीडियो का शाम तक का लाइक टारगेट है 6500 लाइक्स का। इफ इट गेट्स कंप्लीटेड तो तुम्हें शाम तक नया वीडियो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड को देखने की तुम्हारी कितनी डिटर्मिनेशन है ये तुम्हारे एक्शन से मालूम पड़ेगी। जिन लोगों ने पिछला पार्ट नहीं देखा है वो देख सकते हो लेफ्ट साइड में क्लिक करके। राइट साइड में मैं छोड़ूंगा नेक्स्ट एपिसोड को, ऑफ कोर्स जब वो अवेलेबल होगा। तो चलो हम मिलते हैं वीडियो के इस पार्ट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।